आज शुरू करने के पूर्व हर बार जो मैं बातें दोहराता हूं उसकी वजह है, हमारे योगी जी महाराज हमेशा कहते थे कि कोई भी कथा भाग कान को अच्छा लगता है, दिल को अच्छा लगता है, कान से सुनते हैं लोग और घर जाने के बाद भूल जाते हैं। क्योंकि श्रवण में जो सुखद आनंद आता है उसी को वो लूटना चाहते, वह मेंदू तक नहीं पहुंचता। क्योंकि मेंदू तक अगर पहुंच जाए तो विचारों में परिवर्तन होगा, और जब तक विचारों में परिवर्तन नहीं होता है तब तक क्रिया में परिवर्तन नहीं होता। केवल क्रिया के परिवर्तन से स्थायी लाभ कभी नहीं हो सकता। प्रथम विचारों में परिवर्तन हो, क्रिया का परिवर्तन अपने आप होता है, कहना नहीं पड़ता है। गर्मी लगती है तो इंसान उठ के तुरंत पंखे को ऑन करता है, विचारों का परिवर्तन है, एहसास है। उसी प्रकार से हम लोग जिंदगी का एक टाइम टेबल बनाएं और बनाने के बाद उसे अपने जीवन में उतारे। वो कौन सा टाइम टेबल हो, इसका जिक्र मैं हर बार करता हूं। आज भी एक 5 मिनट में उसको दोहरा के फिर अपने मूल विषय की तरफ मैं मुड़ूंगा। आज का जो विषय हमारा अस्थमा के ऊपर है, अस्थमा की भी जो पैदाइश है, अस्थमा जो होता है उसका जो अस्तित्व है, उसको अगर मिटाना है तो यही टाइम टेबल जीवन का एक मुख्य अंग बनना चाहिए। और इसीलिए केवल अस्थमा ही नहीं, शरीर की कई व्याधियां इसी टाइम टेबल के माध्यम से दूर हो जाती, ये सच्चाई है। हमारे योगी जी महाराज हमारे मार्गदर्शक रहे। उसके बाद कई संत ऋषियों के मैं संपर्क में आया, अध्ययन किया, प्रयोग किए, और तब जाके इसको सिद्ध किया। और आज मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं कि यह टाइम टेबल बड़ा महत्वपूर्ण है। रामचरितमानस एक अलौकिक ग्रंथ है। इसमें जीवन जीने की कला दी है, जिसे हम लोग साधना के तौर पे अपनाते हैं। साधना कहने के बाद उसके कुछ सूत्र होते हैं। वैसे रामचरितमानस के भी 3 सूत्र हैं: तप, सेवा और सुमिरन। तप का संबंध खाने या न खाने से है, सेवा का संबंध देने से है, और सुमिरन का संबंध ईश्वर से नाता जोड़ने से है। तप में अभी जो वर्षा ऋतु शुरू है, तप का बड़ा महत्व रहेगा। मैं आगे विवेचन करने ही वाला हूं। इसके पहले भी मैंने तप के ऊपर चेंज ऑफ क्लाइमेट में जिक्र किया था। सेवा में मैं हमेशा कहता हूं, आय से दशांश, खाने से चतुर्थांश, और 24 घंटा में से 1 घंटा निःशुल्क सेवा। ध्यान में 1 घंटे का ध्यान रोजाना हो। 1 घंटा एक साथ बैठना संभव नहीं है, इसलिए 20-20 मिनट दिन में 3 बार। अगर दोपहर के वक्त में संभव नहीं है तो 10 मिनट सुबह उठते पश्चात और 10 मिनट सोने के पूर्व। इस प्रकार से 60 मिनट का ध्यान हम रोजाना करें। मैं हमेशा कहता हूं, स्वस्थ रहना बड़ा आसान है, मगर बीमार पड़ना बड़ा कठिन। आज की एक हमारी विचारधारा है कि स्वस्थ रहना बड़ा कठिन है, मगर गलत है। स्वस्थ रहना बहुत आसान है। कैसे? ये किस चीज पे निर्भर करेगा? स्वस्थ रहना आसान कब होगा, किन चीजों पे वो निर्भर होगा, इसके लिए मैं थोड़ा सा एक विवेचन करूंगा जो हमारे रोजमर्रा के जिंदगी का टाइम टेबल होगा। बच्चों को स्वस्थ अगर रखना है, कम से कम 10 बजे तक उनका पेट खाली हो, कुछ ना दे।
बच्चे उठते बराबर कुछ खाने की इच्छा नहीं करते हैं। कई बच्चे मैंने देखा है कि स्कूल में जाने के पूर्व उनके माता दूध पिलाने की कोशिश करते हैं और बच्चे मुकर जाते हैं, उनकी इच्छा नहीं होती, मगर माताएं जबरदस्ती उसे पिलाती। कम से कम उसको 10 बजे तक उसका पेट खाली रहे। माँ का दूध बंद होने के बाद में हमारे यहाँ एक रिवाज है, गैया का दूध, भैंस का दूध, बकरी का दूध वगैरह वगैरह। दूध में कफ प्रवृत्ति है जो अस्थमा के लिए भी कारण बन सकती है। इसलिए जब बच्चा खाने पे आता है, माँ का दूध सूखता है, उस समय दूध ऊपर से पिलाना एक गलत होगा। उसे टालने की कोशिश करिए। हाँ, किसी को पसंद है, कभी पी लिया, कोई दिक्कत नहीं। उसी प्रकार से हरे पत्तों का रस, अभी मानसून शुरू हुआ है, हर पौधे के ऊपर जो पत्ते आए हैं वो हरे भरे हैं। उन पत्तों का रस, जिसके अंदर क्लोरोफिल नाम का द्रव्य है, क्लोरोफिल बॉडी को इन्फेक्शन फ्री रखता है, और मैंने इसके पहले भी जिक्र किया, आज मैं उसका ज्यादा जिक्र नहीं करूंगा। कोई अगर चाहेंगे तो सवाल जवाब में उसका जवाब दूंगा। तो हरे पत्तों का रस, और दोपहर में या दिन में ज्यादा से ज्यादा बच्चों को फल सब्जी और कुछ अंकुरित अनाज खिलाने की कोशिश करें, तो बच्चे स्वस्थ बने रहें। जिनकी उम्र 25 से ऊपर है उनके लिए थोड़ा हटकर टाइम टेबल है। हटकर का मतलब यह है कि 12 बजे तक कुछ नहीं, खाली पेट, आकाश तक। दोपहर में कच्चा अनाज, कच्चा अनाज का मतलब अंकुरित अनाज, फल, सलाद वगैरह, जैसे कुदरत ने दिया है वैसा दोपहर का मानव का खाना हो, जिनकी उम्र 25 से ऊपर है। और रात्रि में एक समय का भोजन, क्योंकि शरीर हमारा पूरा बढ़ चुका है। फूड इज ए बिल्डिंग मटेरियल। बिल्डिंग 25 में पूरी हो गई है, लड़कियों के बारे में 22 तक पूरी हो चुके हैं, तो बढ़ाने वाली चीज को रोकना चाहिए। इसलिए दिन में कच्चा और रात में पकाया। दिन में कच्चा इसलिए जैसे कुदरत ने दिया है, जल्दी डाइजेस्ट होता है, जल्दी एब्जॉर्ब होता है, और एब्जॉर्ब होने से बॉडी हेल्दी बनती है। पृथ्वी तत्व ये जड़ तत्व है, और मेहनत के बाद उसकी आवश्यकता पड़ती है। इसलिए दो रोजमर्रा की जिंदगी में मेहनत के बाद रात को सोने के पूर्व पूर्ण भोजन, दाल रोटी चावल चटनी पापड़ जो भी कुछ है, जैसे पत्नी बनाती वैसे रात का खाना, और खाने के पश्चात विश्राम, क्योंकि विश्राम में ही खाना हजम होता है, ये याद रखिए। खाना हजम होने के लिए मेहनत की जरूरत नहीं है, बल्कि हमारे यहाँ कहा है कि खाने के बाद मेहनत ना करे जहर बनता है। ये हमारे बचपन में हमारे माता या पूर्वज लोग कहा करते। तो कहने का मतलब है कि खाना पेट में जाने के बाद विश्राम की आवश्यकता है, और विश्राम की अवस्था में टोटल ब्लड सर्कुलेशन डाइजेशन के तरफ दौड़ता है, डाइजेशन कंप्लीट। उसके बाद मैंने एनीमिया का भी जिक्र किया था। कॉन्स्टिपेशन कभी ना हो, पेट साफ नियम से होता रहे। अगर नहीं होता है, कोलन में अगर गंदगी है, रेक्टम में गंदगी है, तो कम से कम सप्ताह में 2 बार का एनीमा, जिससे रेक्टम कोलन क्लीन, कोलन क्लीन करना आवश्यक है। मैंने इसके पहले भी जिक्र किया हूं, क्योंकि कोलन में जो भी हम खाते हैं उसमें आवश्यक तत्व खींचे जाते हैं, इसलिए कोलन का क्लीन रहना अति आवश्यक है। और उपवास, उपवास के संबंध में मैंने जिक्र किया था, सप्ताह में 1 दिन, महीने में 3 दिन, और 6 महीने में 9 दिन का उपवास। उसका उपवास का एक अपना महत्व है। फास्टिंग इज ए प्रोसेस ऑफ रीजिन्युएशन। उपवास जो है पुनर्जीवित होने के लिए अति आवश्यक, और इसलिए उपवास करना हमारे लिए स्वास्थ्य अच्छा रहने हेतु आवश्यक है। अभी हम लोग अपने मूल सब्जेक्ट के तरफ मुड़ते हैं, अस्थमा। मैं अपने कुछ अनुभव भी आपके सामने रखूंगा, आपको कोई ज्यादा डरने की बात नहीं है। अस्थमा को मराठी में हम लोग दमा बोलते हैं, दमा। शायद दमा का मतलब भी कुछ लोगों ने मुझे, कुछ सीनियर लोगों ने भी कहा था, आखिरी दम तक ये रहता है, आपके आखिरी दम के साथ ही खत्म होता है,
इसलिए उसको दमा बोलते, हालांकि अपने अपने विचार है। दमा में या अस्थमा का जो डिक्शनरी मीनिंग, मैं हर एक को डिक्शनरी मीनिंग के साथ भी जोड़ने वाला हूं, क्योंकि कई बार क्या होता है, अंग्रेजी लफ्ज हमें बड़े भारी सिद्ध होते हैं, समझ में नहीं आता। निमोनिया हमारे नहीं समझ में आता, ब्रोंकाइटिस नहीं समझ में आता। तो इसका डिक्शनरी मीनिंग भी मैं आपके सामने रखूंगा, ताकि दिमाग में डर ना रहे। आप स्वयं भी मेडिकल डिक्शनरी खोलिए, डिक्शनरी में जो मैं बता रहा हूं वही आपको मिलेगा। अस्थमा में क्या है, ब्रीदिंग डिफिकल्ट, सांस लेने में तकलीफ होती है। अब सांस लेने में तकलीफ क्यों होती है, इस सांस के नलिका में कफ पड़ा हुआ है। अब कोई भी नली में अगर कचरा अटक जाए तो क्या होगा, पानी उससे सही ढंग से पास नहीं होगा, पानी का प्रेशर दूसरे एंड में कम हो जाएगा। और कोई भी पाइप नैरो अगर हो जाता है तो उसमें से आवाज निकलती है, हम लोग ओठों से सीटी बजाते हैं। वैसे ही अगर सांस नलिका में या नाक में अगर कप पड़ा हुआ है तो सांस लेते समय सीटियां बजती है। खर्राटे उसी में का एक है, कॉइन के दो साइड। तो खर्राटे लेना, सांस लेते समय सीटी बजाना, ये बिल्कुल नेचुरल है। तो कहने का मतलब ब्रीदिंग डिफिकल्ट, सांस लेने में तकलीफ होना, इसको दमा का एक लक्षण बताया गया। डिक्शनरी में वीजिंग ड्यू टू ब्रांकाइल कॉन्ट्रैक्शन। अब इसके आगे मैं बताऊंगा आपको। अभी हम लोग निमोनिया का मतलब समझते हैं। निमोनिया फेफड़े के में सूजन, फेफड़ा जो होता है ना, लंग्स, इसमें सूजन अगर आती है तो उसे निमोनिया से पहचाना जाता है। निमोनिया हुआ है, निमोनिया हुआ का मतलब लंग्स में इंफेक्शन हुआ है। उसके बाद में ब्रांकाइटिस। अब ब्रांकाइटिस का भी मतलब क्या है समझ लो। ब्रांकाइटिस सांस नली की सूजन, निमोनिया लंग्स में सूजन, और ब्रांकाइटिस सांस नली में सूजन, दो बातें अलग है। अक्सर लोग जो है इसको मिक्स कर देते हैं, जहां निमोनिया है वहां ब्रांकाइटिस बोलेंगे, जहां ब्रांकाइटिस है वहां निमोनिया बोलेंगे। हालांकि गलत नहीं है, इसका कारण है कि दोनों चीजें कनेक्टेड है, इन्फेक्शन कैरी फॉरवर्ड होता है। एक को हुआ तो दूसरे को कैरी फॉरवर्ड होगा ही, ये पक्का। क्योंकि जो पैसेज से कब निकलता है वो इन्फेक्टेड कर ही देता है। तो इसलिए कोई गलत नहीं है, मगर समझने हेतु हर चीज को स्पष्ट होना चाहिए। मैं इस बात के ऊपर मैं हमेशा पक्का रहता हूं कि कोई भी अंग्रेजी के लफ्ज के में स्पेलिंग मिस्टेक ना हो, नंबर वन। हर लफ्ज का सही मतलब हमें समझे। आप एक डिसिप्लिन बना लीजिए, घर में हर एक की डिक्शनरी होनी चाहिए, एक जनरल डिक्शनरी और एक मेडिकल डिक्शनरी, कोई ज्यादा महंगी नहीं मिलती। हम लोग आधुनिक जिंदगी में जी रहे हैं, मेडिकल साइंस हमारे जीवन का एक अंग है, क्यों ना हम अच्छे तरह से उसे समझ लें। तो ब्रांकाइटिस सांस नली के सूजन, निमोनिया फेफड़े के सूजन, और फेफड़ा और सांस नली दोनों में अगर सूजन आ जाती है तो उसको ब्रोंको निमोनिया भी बोला जाता है। कहने का मतलब फेफड़े में भी सूजन है, सांस नली के में भी सूजन है। ब्रोंको निमोनिया सांस नली और फेफड़े के सूजन, ये बात बिल्कुल स्पष्ट रखे आप। उसमें अंग्रेजी में भी लिखा हुआ है, इन्फ्लेमेशन ऑफ द ब्रोंकी एंड लंग्स। ब्रोंकी यानी श्वास नली, ब्रोंकाइटिस एक उसकी अवस्था बताई गई है, इसलिए ब्रोंकाइटिस उसको बोला गया हुआ है। तो सूजन और श्वास नली में तकलीफ, इन्फेक्शन, इससे जो भी तकलीफ हमें होती है, दर्द के साथ सूजन, इरिटेशन विथ पेन, हीट, स्वेलिंग, ये अवस्था
लंग्स और सांस नली में होती है। अब इसमें डरने की बात नहीं है। मैं इसको स्पष्ट इसलिए किया क्योंकि ये लफ्ज मैं बार बार इस्तेमाल करूंगा तो आपको कंफ्यूजन ना हो। निमोनिया फेफड़ा, लंग्स में सूजन, और ब्रांकाइटिस सांस नली में सूजन, बस ये बातें इतना याद रखिएगा। क्योंकि मैं आगे जब बढ़ूंगा तो इसको, ये सूजन क्यों आती है, सांस में तकलीफ क्यों होती है, उसका कारण क्या है, इसकी शुरुआत कहां से होती है, ये सब बातों में जिक्र करूंगा, प्रकाश डालूंगा। मगर इसको मैंने आपके सामने स्पष्टता से रखा हुआ है। अभी इन्फेक्शन होने की वजह क्या है? एक अंग्रेजी किताब में मैंने पढ़ा था, एक्यूमुलेशन क्रिएट्स इन्फेक्शन, एक्यूमुलेशन क्रिएट्स इन्फेक्शन। अभी एक बहता पानी है और एक रुका हुआ पानी। बहता पानी तो साफ सुथरा दिखेगा, मगर एक्यूमुलेटेड वाटर जो है, डबका मराठी में हम लोग बोलते हैं, उसमें कीड़े लगेंगे, मच्छर लगेंगे, मछलियां तैरते हुए दिखेगी। ऐसे बहुत से कुदरत ने पैदा हुए कीटक, जंतु, या जो भी आप कहना चाहें, उसमें आपको मिलेंगे। तो इसलिए बहाव जो है यही स्वास्थ्य है, और रुकावट यही रोग। जहां रुक गया वहां इंफेक्शन हुआ। रुके हुए पानी में गंद बास आएगा, बदबू आएगी, और बहते हुए पानी में चाहे वो गंदा हो, हाँ केमिकल युक्त अगर है तो उसमें बदबू आ सकती है। मगर जैसे किचन का पानी वगैरह अगर हो, बाथरूम का पानी हो, तो उसमें बदबू नहीं आएगी। हाँ, जो भी सेप्टिक टैंक का पानी हो तो बदबू आ सकती है। कहने का मतलब यह है, एक्यूमुलेशन कॉजेस इन्फेक्शन। बस ये मुद्दा आपको याद रखना है। अब सवाल ये आता है, एक्यूमुलेशन इन्फेक्शन क्यों होता है, अस्थमा होने की वजह क्या है? इसके ऊपर अब हम लोग थोड़ा रोशनी डालेंगे। सर्दी, सर्दी खांसी भी बोला जाता है, लोग अक्सर जिक्र करते हैं सर्दी खांसी। अब सर्दी क्या है? वास्तव में कुदरत ने एक ऐसी व्यवस्था रखी है, मैंने कई टाइम भी जिक्र किया था। महिलाओं की मासिक समस्या 3 दिन की, और इंसान की सर्दी 3 दिन। अब सर्दी क्यों होती है, कफ क्यों बनता है? इसके मैंने 2 वजह बताई थी। कॉम्बिनेशन ऑफ फैट एंड स्टार्च, उससे कफ बनता है। ऊपर से निकला तो सर्दी, नीचे से निकली तो आम, ये बाय प्रोडक्ट। अब फैट में क्या आता है? तेल, घी और मसाले। मसाले क्योंकि तेल में बनाए रहते हैं, सो तेल, घी, मसाले, ये फैट में आएगा। और स्टार्च में क्या आता है? आलू, चावल और साबुदाना, ये 3 चीजें स्टार्च में आते हैं। और ये फैट और स्टार्च के कॉम्बिनेशन से कब बनता है? ऊपर से निकला तो सर्दी, नीचे से निकली तो आम, दूसरा कुछ नहीं है। और जहां भी इसका एक्यूमुलेशन होगा वहां इरिटेशन पैदा करे। वहां क्योंकि लाली आती है, तो लाली आती है तो थोड़ा सा अंगार होना, पेट में कहीं दर्द होना, वगैरह वगैरह, तो इरिटेशन होता है। अब अक्सर बड़ी आंत के ऊपर जब आंव होती है तो इरिटेशन होता है। जैसे बच्चे हो गए या कभी कभी बड़े लोग भी, जैसे पेट में दर्द आएगा, मरोड़ जिसको हम लोग बोलते हैं, भागना पड़ता है। कहीं अनशन खाने में आया तो मरोड़ आएगी। और अगर कफ ऊपर लंग्स में जमा हुआ, सांस नलिका में जमा हुआ, तो क्या होगा? बेचैनी लगेगी, शुरू में माथे में दर्द होगा, आंखों में पानी आएगा, नाक से पानी बहेगा। तो वहां पर भी इरिटेशन के भाई एहसास होता है। हर इरिटेशन दोनों जगह,
एहसास अलग स्वरूप का होगा। और इसलिए हमको शुरू से ही, रोजमर्रा की जिंदगी में शुरू से ही सर्दी के ऊपर अगर हमारा कंट्रोल रहे, सर्दी होना गलत नहीं है, सर्दी होनी ही चाहिए, और चेंज ऑफ क्लाइमेट में अक्सर सर्दी होती है, कफ होती है। अभी जैसे बरसात का मौसम है, कई घरों में मैं देख रहा हूं, मेरे यहां भी पेशेंट आते हैं, वजह सर्दी खांसी। मैंने इसके पहले भी जिक्र किया है कि जब तक कफ बहता है, नाक बहता है, खांसी नहीं आएगी, बुखार नहीं आएगा। जिस समय आप कोई भी चीज, दवाई या कोई भी चीज खा लेते हो, सर्दी रुक जाएगी, अंदर कफ जमा होगा, और फिर शरीर कोशिश करेगा जबरदस्ती फेंकने की, जिस कोशिश को हम लोग खांसी बोलते हैं। बुढ़ापे में ऐसे ही होता है, कफ एक्यूमुलेशन इतना हो जाता है कि कई बुजुर्ग लोग रात रात खांसते रहते हैं, कफ निकलते हैं, गाढ़ा बन जाता है। क्योंकि कोई भी जब चीज एक्यूमुलेट होती है तो गाढ़ापन उसमें आ जाता है। तो बुजुर्ग व्यक्ति यानी बुढ़ापे में लंग्स कमजोर होते हैं, शरीर की वाइटल पावर कम हो जाती है, लंग्स में एक्यूमुलेशन होता है, गाढ़ापन आ जाता है, और कफ नहीं निकलता है, और इसलिए खांसी के माध्यम से शरीर कोशिश करता है कफ को फेंकने की, और वो खांसते हैं। सो खांसी क्या है? कफ फेंकने की कोशिश। अगर आपने कोई दवा ना ली तो कफ पतला रहेगा, पानी जैसे रहेगा, बहता रहेगा। अगर आपने कुछ दवा खा ली, रोकने की कोशिश की, तो खांसी भी आएगी और बुखार भी चढ़ेगा। मैंने इसके पहले भी जिक्र किया था कि बुखार क्या है। जैसे सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। वह शरीर का भी एक सूत्र है। तुम्हें अगर स्वास्थ्य चाहिए तो तुम मुझे टेम्परेचर दो, मैं तुम्हें स्वास्थ्य दूंगा। बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाता है, अंदर के टॉक्सिन को बाहर निकालता है या उसको भस्म कर देता है, यह कह सकते हो। एक्यूमुलेशन इज ए इफेक्ट। बहना रोकने के बाद एक्यूमुलेशन होना, यह परिणाम है। और जहां एक्यूमुलेशन हुआ है वहां रेडनेस आएगा, इरिटेशन आएगा, और रेडनेस के कारण बुखार आएगा, बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाएगा। बॉडी टेम्परेचर, हम लोग बोलते हैं टेम्परेचर को दुश्मन। टेम्परेचर दुश्मन नहीं है, कोई भी रोग हमारा दुश्मन नहीं है, बल्कि हमारा दोस्त है। मेरे पास कुछ कोटेशंस है, एक दो तीन कोटेशंस मैं आपको पढ़कर सुनाऊंगा, इसके पहले भी मैंने सुनाया है, और जस्ट जानकारी के लिए। डिसीज इज ए क्यूरेटिव कंडीशन ऑफ बॉडीली सिंस। बॉडी के ऊपर जो भी अत्याचार होते हैं, इसकी क्यूरेटिव कंडीशन, दैट बोर्न टू द लिमिट ऑफ एंडोरेंस मस्ट नीड टू बी सेटल्ड और डेथ विल कम। तो कहने का मतलब यह है कि कोई भी बहना ये चालू रखना आवश्यक। इट इज डिसीज दैट सेव्स लाइफ। ये सब डॉक्टर्स लोग हैं। पहला डॉक्टर फेडन करके, उसने इसका जिक्र किया था। दूसरा डॉक्टर जीएस गुथरी करके डॉक्टर हैं। इट इज डिसीज दैट सेव्स लाइफ। इट इज डिसीज दैट एक्चुअली क्योर्स द बॉडी। कफ निकल जाए, सांस मोकला हो जाएगा, पेट खाली हो जाए, रेक्टम क्लीन हो जाएगा, हल्कापन रहेगा, ऊपर के सिस्टम एक्टिव हो जाएगी, भूख लगेगी, खाने की इच्छा होगी। तो इट इज डिसीज दैट सेव्स लाइफ। इट इज डिसीज दैट एक्चुअली क्योर्स द बॉडी। बाय मीन्स ऑफ डिसीज पॉइजन्स आर एलिमिनेटेड। अंदर जो भी एक्यूमुलेशन है, जो पॉइजनस चीजें हैं, टॉक्सिन्स है, उसको बाहर फेंकने से बॉडी पॉइजन फ्री होती है, विच माइट हैव कॉज डेथ। अगर पॉइजन का जमावड़ा ज्यादा हो जाता है तो इट में कॉज डेथ। भाई अल्टीमेटली बुढ़ापे में, बुढ़ापा क्यों आता है इसके ऊपर मैंने शायद कुछ जिक्र पहले भी किया था, कि जहां भी एक्यूमुलेशन होता है वो अतड़िया काम करना कर नहीं पाती, उसमें एक जड़त्व आ जाता है,
स्लो डाउन हो जाती है। जब एक्टिविटी स्लो डाउन होगी तो ये हम बुढ़ापे की तरफ मुड़ रहे हैं, ये उसका मतलब हुआ है। हैड दे बीन अलाउड टू रिमेन, शरीर के अंदर अगर वो टॉक्सिन पड़े रहते तो बड़े हानिकारक परिणाम हमारे जीवन में हमको। अभी हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे कि अस्थमा की शुरुआत कब होती है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। और यही सूत्र आपके जीवन में स्मूथनेस लाएगा, सरलता लाएगा। क्योंकि दो तीन चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। आज समाज में हम लोग देखते हैं हार्ट अटैक, सडन डेथ। हालांकि किडनी फेलियर में तो डायलिसिस होता है, मगर हार्ट अगर बंद हो जाए तो इंसान खत्म हो जाता है। हार्ट का फंक्शन लंग्स से निगड़ित है। मैंने इसके पहले भी बोला था, सिंक्रोनाइजेशन ऑफ लंग्स एंड हार्ट प्यूरिफाइज द ब्लड। लंग्स का और हार्ट का ये जो सिंक्रोनाइजेशन चलता है, लंग्स काम करते हैं, इनकमिंग फ्लो आता है, हार्ट को मिलता है, हार्ट शुद्ध करता है और आगे दौड़ाता है। मैंने गए टाइम ब्लड प्रेशर के ऊपर जब बात की थी उस समय इन चीजों का जिक्र किया था। अब लंग्स वास्तव में फ्री फ्रॉम कफ होने चाहिए, उसमें कफ जमा होने का कोई वजह नहीं है, ये तो भाता है लोहार का, मगर इसके अंदर भी कफ जमता है। और हमने कोरोना के समय देखा है कि जिन लोगों को कोरोना हुआ है उनके लंग्स में कफ एक्यूमुलेशन था। जिन जिन लोगों के सिस्टम में कफ भरा हुआ था वो कोरोना से जल्दी अफेक्ट हो। मैंने कई डायबिटिक भी देखे, कई लोग हॉस्पिटलाइज नहीं हुए मगर घर पे उन्होंने अपने डायबिटीज का और कोरोना का घर में रहते हुए इलाज किया, वो सेफ रहे। मगर जो मेडिसिन के अंडर ट्रीटमेंट के तहत रहे उनके यहाँ जो भी एक्यूमुलेशन था उसको सप्रेशन उसका हुआ, लंग्स डैमेज हो गए और कोऑर्डिनेशन टूट गए और खत्म हो। इसकी कई वजह है, अगर हम लोग एनालिसिस करते तो हर चीज का जवाब हमको मिल जाता। खैर, अब इसमें हमको क्या करना है? अस्थमा ना हो, निमोनिया ना हो, ब्रोंकाइटिस ना हो, इसकी रोजमर्रा की जिंदगी में हम क्या करें, ये बड़ा इंपॉर्टेंट। सर्दी, मैंने अभी कहा था कि कफ बनता है स्टार्च और फैट से। चेंज ऑफ क्लाइमेट में बाहर पानी बरसता है, अंदर में छींके आती है। हालांकि संबंध कुछ भी नहीं, मगर गर्मी से हम लोग बरसात की तरफ मुड़े हैं, सिस्टम कॉन्ट्रैक्ट होती है। जैसे पके हुए बेर की गुठली, बेर को दबा दे तो गुठली बाहर आए, वैसे गर्मी से हम लोग मानसून की तरफ मुड़े हैं, सिस्टम कॉन्ट्रैक्ट हो गई है और अंदर से कफ निकलने की कोशिश करते। आसानी से अगर सर्दी हो जाती है तो बहुत ही बढ़िया, और नहीं होती है तो छींके आएगी। छींके क्या है? ये भी कोशिश है शरीर की, शरीर की कोशिश है कफ को बाहर फेंकने। कई लोगों को, मेरे यहाँ ऐसे भी कुछ केसेस मैंने हैंडल किए हैं कि किसी महिला को रोजाना चीखें आती थी। पति ने एक दिन सोचा कि चलो काउंट कर लेते हैं, हिसाब करते हैं आज किसको कितनी चीखें आती। एक दो तीन चार पति गिनते गए, आंकड़ा 100 के ऊपर हुआ। पति थक गए, बोले अब गिनना बंद कर दिया। मेरे यहाँ अभी भी कुछ महिलाएं आती हैं, स्वयं कहती है मुझे 300-400 चीखें आती है, 300-400। आश्चर्य लगता है। मैंने कई पेशेंट को इस प्रकार से टैकल किया, उनको गाइडेंस दिया,
समझाया कि सर्दी के लिए जितनी आप दवाई खाओगे सर्दी रुकेगी और चीखें बढ़ेगी, नाक बहेगा चीखें कम हो जाएगी। चीखें क्योंकि कोशिश है। और इसलिए सर्दी चेंज ऑफ क्लाइमेट में जब भी होती है, साल में 3 बार या 4 बार नेचुरल अवस्था में सर्दी होती है। चेंज ऑफ क्लाइमेट, गर्मी से मानसून, मानसून के बाद ठंडी, ठंडी के बाद फिर गर्मी। तो मिनिमम 3 और मैक्सिमम 5 या 6 बार बस। सर्दी अगर होती है तो उसे रोकना उचित नहीं है। 3 से 5 दिन में सर्दी मोकली हो जाती है। सर्दी को अगर आपने रोका तो उसका परिवर्तन आगे निमोनिया, ब्रोंकाइटिस और अस्थमा। मैंने एक ऐसा फ्लो चार्ट बनाया। फ्लो चार्ट का मतलब सर्दी के बाद सर्दी अगर आपने रोकी तो उसके बाद लंग्स में रेडिशनेस आएगा, उसके अंदर कफ के लेयर फॉर्मेशन होंगे, और जहां भी रेडिशनेस आया वहां इन्फेक्शन हुआ ये मानते हैं। तुरंत जब कफ निकलने की कोशिश करेगा सांस फूलेगी, क्योंकि सांस नलिका में भी कफ पड़ा हुआ है। तो लंग्स में इन्फेक्शन, सांस नलिका में एक्यूमुलेशन ऑफ कफ, और दोनों जब इन्फेक्टेड हो जाते हैं तो ब्रोंकोनिमोनिया नाम से पहचाना जाता है। अब ये ना हो इसलिए मैंने आपको इलाज बताया कि सर्दी जब भी होती कोई दवाई ना ले। अब इसके लिए इलाज का भी मैं थोड़े कुछ एग्जाम्पल देके आपको इलाज की तरफ अभी मोड़ना चाहूंगा, क्योंकि इस विषय को मैं कितना भी खींचूं तो भी स्पष्ट तो जरूर होगा, मगर इलाज हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। अभी एक अपने जीवन का एक उदाहरण मैं आपको बताना चाहूंगा। मेरा नंबर 2 का बच्चा, जब मिसेस उसको मैके लेके गई थी, मैं उनको लाने के लिए गया था। बच्चा मेरा बीच वाला बच्चा जो है 3 महीने का था, बड़ा हेल्दी, एकदम हैंडसम। मगर जब मैं जाके वहां देखा तो वो जो बस सांस ले रहा था तो खर 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 ऐसे आवाज आ रहा। अब मुझे मालूम तो था, क्योंकि तब तक मैं नेचुरोपैथी फील्ड में गया था, होम्योपैथिक तो था ही मेरा सब्जेक्ट। मैं समझ गया, मैंने कहा कोई बात नहीं। हमारे साले साहब भी चिल्ड्रन स्पेशलिस्ट थे, उन्होंने भी जिक्र किया ऐसे आवाज आता। मैंने कहा कोई बात नहीं, इसको मैं दूर कर दूंगा, कोई चिंता की बात नहीं, कभी दवाई की भी जरूरत नहीं। हम वहां से निकले इंदौर से, ट्रेन में सफर, ट्रेन में बैठे। अब मैंने क्या किया, वो 3 महीने के बच्चे को पेट के बल सुला दिया, पेट के बल। अब वो हाथ पैर हिलाने लगा, चेहरा लाल हो गया, क्योंकि पेट के ऊपर प्रेशर आया था, छाती के ऊपर प्रेशर आया था, और हाथ पैर हिलाने लगा। उसका परिणाम क्या हुआ, लंग्स के अंदर का कफ मुंह के माध्यम से बाहर आ गया, नाक के माध्यम से बाहर आ गया। इंदौर से अकोला आने के पूर्व ही वो सीटियां, वो खरखर आवाज खत्म हो गई। जब बच्चा घर पे आया तो कुछ भी नहीं। कहने का मतलब ये है कि कफ निकाल दिया हमने तो उसके जो तकलीफें हैं वो दूर हो जाती। एक सेकंड में दूसरा एक उदाहरण आपको देना चाहूंगा कि कोरोना के समय हमारा बड़ा लड़का, उसकी बच्ची हमारे यहाँ आई थी। उसको खांसी की शिकायत, बहुत खांसी, रात रात खांसी चलती। अब क्योंकि उसको किसी एक्सपर्ट को बताया होगा, एक्सपर्ट ने निमोलाइजेशन के लिए मशीन लेने को कहा, उसमें गोली डाल दिए, निमोलाइज करो। हमारे बहू ने निकाली मशीन, और मुझे अच्छा नहीं लगा वो, कि भाई दादा जानकार है और मशीन लगा के पोती को ट्रीटमेंट कर रहे हैं। मुझे अच्छा नहीं लगा, मैंने कहा इसको बंद कर।
मैंने 12 पद्धति का सहारा लिया, क्योंकि बच्ची छोटी थी, तो 12 पद्धति का सहारा लिया। और मैं जो जिक्र करता हूं, 3 या 6 पावर, 3x और 6x, इसकी दवाइयां मैंने देना शुरू कर दी, जिसको हम लोग सॉल्ट बोलते हैं। 3 दिन में खांसी जो है करीबन नहीं के बराबर कम हो गई। उसके बाद उसकी मैंने पावर बढ़ा के ट्रायल लिया, मैंने कहा देखते हैं क्या होता है। तो खांसी कुछ ज्यादा बढ़ी नहीं। तो कुछ दिन मैंने सॉल्ट का इस्तेमाल किया, बच्ची अच्छी हो गई। और मैंने गए टाइम भी जिक्र किया था, ये ध्यान में ईश्वर सूचना देता है। तो एक दिन जो है, रात को सोने के पूर्व, अभी पोती को मैं क्या दूं, ऐसा सवाल मैंने दिमाग में डाला। ध्यान में बैठा ही था और सो गए। सुबह 4:30 बजे मुझे नींद खुली, जवाब के साथ। स्पष्ट रूप से मुझे आगे क्या देना है इसका नाम मेरा दिमाग में आया। मैं 4:30 बजे उठा, किताब खोली, और जो दवाई का जिक्र दिमाग में आया था, वह स्पष्ट रूप से उसकी ही दवा थी, उसके लिए पूर्णतः लागू होने वाली दवा। बक्सा खोला, उसमें वो पड़ी थी, पुरानी दवाई थी, पड़ी थी, कभी इस्तेमाल की हो। बच्चे उठने के बाद में मैंने उसकी 1000 पावर की केवल एक ही खुराक थी, ओनली वन। उसकी खांसी, उसकी जो खांसी की जो अवस्था थी, वो हमेशा के लिए खत्म हो। उसको हमेशा मानसून में बहुत शिकायत बनी रहती, अभी नहीं होता है। तब से आज तक, अब तो वो थोड़ा मेडिकल फील्ड में भी जाने वाली है, तो आज तक उसे कोई शिकायत नहीं। हाँ, चेंज ऑफ क्लाइमेट में सर्दी होती है, कफ बनता है, निकल जाता है, मकुली हो जाती है। कहने का मतलब ये जो अवस्था थी ब्रांकाइटिस या निमोनिया की, वह खत्म हो गई। तो ये जो चीजें हैं, हमको हमेशा याद रखना है। और खाने पीने के संबंध में भी हमें थोड़ा सावधान रहना है। कफ बनने की जो वजह है, मैंने आपको बोला, फैट और स्टार्च से कफ बनता है। वैसे ही दूध, दूध में कफ प्रवृत्ति होती है, दूध से कफ बनता है। और इसीलिए मैं हमेशा जिक्र करता हूं कि जो माताएं दूध कम होने के कारण बच्चों का पेट नहीं भरता है, ये शिकायत करती है, उन्होंने केवल यही करना है कि ऊपर किसी गैया भैंस का दूध पिलाने के जगह पे, क्योंकि बच्चा 6 महीने के बाद हम लोग उसको कुछ खाना देते हैं, फल देते हैं, सब्जियों के रस या जूस देते हैं, सूप देते हैं। तो कहने का मतलब फल सब्जी पे बच्चों को लाए, भले एक एक चम्मच। मैंने एक एक्सपर्ट की किताब में पढ़ा था कि 6 महीने के बच्चे को अगर आपको फलों का रस देना है, तो 1 चम्मच रस और 1 चम्मच पानी मिला के उसको दे दो। और धीरे धीरे पानी की मात्रा कम करो, और रस जो है वो बढ़ाते जाओ। इस प्रकार से करने से, और हर बार, अभी जैसे एक सप्ताह है, एक सप्ताह में एक पर्टिकुलर फल इस्तेमाल किया, दूसरे सप्ताह में दूसरा फल इस्तेमाल किया, इससे क्या होगा कि फलों की आदत लगेगी, और फल जो है जल्दी डाइजेस्ट होता है, जल्दी एब्जॉर्ब होता है। और स्वास्थ्य के लिए हर फल जो है महत्वपूर्ण है। स्वस्थ रहने के लिए फलों का बड़ा अच्छा गुण है, उसको अपनाएं। वैसे ही सब्जी, तो कहने का मतलब फल और सब्जी यह अगर हमारी खुराक हो, तो मेरा यह मानना है कि बीमारी से आप निश्चित बचेंगे, ये पक्का। अभी, अब मैं क्योंकि अभी रेमेडी की तरफ मैं मुड़ा हूं, तो रेमेडी के संबंध में भी मैं और आगे विस्तार से बताना चाहूंगा। अभी जैसे पहले जमाने में मुझे याद आता है कि बच्चा जब खाने पे आता था, तो चावल का पानी पिलाने की एक पद्धति थी, रिवाज था।
मगर अध्ययन के बाद वैसे भी अभी जैसे किसी को बुखार आया तो पहले डॉक्टर ये कहा करते कि भाई साबूदाने की खीर पिला दो। मगर रिसर्च जैसे जैसे आगे बढ़ा तो ये बात समझ में आ गई कि साबूदाना और चावल, इसमें स्टार्च होता है और दोनों चीजों से कफ प्रवृत्ति बढ़ती है, इसलिए ये बुखार में या बीमारी में नहीं देना चाहिए। तो वैसे ही छोटे बच्चों को चावल का पानी पिलाने के जगह पे दाल का पानी, सब्जी उबाल के उसका पानी अगर हम इस्तेमाल करें तो मेरा ये मानना है कि बच्चे भी सर्दी खांसी से बच सकते हैं। क्योंकि कफ जब क्रॉनिक अवस्था में जाता है तो वो निमोनिया, ब्रांकाइटिस और ओल्ड एज में अस्थमा की तरफ मुड़ता है। तो हम इसकी शुरुआत हमेशा बचपन से ही होती है, बचपने के बाद ही बुढ़ापा आता है। बहने को रोकने के बाद ही एक्यूमुलेशन क्रॉनिक स्टेज आती है, इसको हमेशा हमें याद रखना है। और बुढ़ापे में अस्थमा ना हो। पहले जमाने में था कि 50 से ऊपर गए कि अस्थमेटिक हो गए, रात रात खांस रहे हैं। मैंने ऐसे कई लोगों को देखा है। अब मैं छोटी अवस्था थी, मैं कुछ समझ में नहीं आता था, मैं भी उसको स्वीकार करता था कि बुढ़ापे अस्थमा होता ही है, मगर गलत है। बुढ़ापे का अस्थमा से कोई लेना देना नहीं। केवल यही बात है कि ऑर्गन एफिशिएंसी बुढ़ापे में डाउन होती है, लंग्स कमजोर पड़ते हैं, एक्यूमुलेशन हेवी होने के कारण कफ बाहर फेंकने में शरीर काम नहीं कर पाता और इसलिए एक्यूमुलेशन को दूर करना बुढ़ापे में कठिन होता है। और इसीलिए मैंने जो टाइम टेबल आपको बताया उसको सुचारू रूप से लागू करिएगा, योगा करिएगा, बढ़िया ब्लड सर्कुलेशन फास्टर होगा, ऑर्गन को ब्लड प्रॉपर मिलेगा। मैंने कहा है कि ब्लड इज ए फूड ऑफ योर ऑर्गन, तो प्रॉपर ब्लड हेल्दी ब्लड ऑर्गन को मिलेगा, ऑर्गन हेल्दी बने रहेंगे और बुढ़ापा आगे दौड़ेगा, आपके पास नहीं आएगा। हमेशा याद रखिए, हमारे महाराज हमेशा बोलते थे कि बुढ़ापा एक बीमारी है, बुढ़ापा एक बीमारी है, और जैसे दुनिया में हर बीमारी का इलाज है वैसे बुढ़ापे का भी इलाज है। तो बुढ़ापे को दूर रखने के लिए पूरी जिंदगी में जवानी बरकरार कैसी रहे इसकी कोशिश करिए, बुढ़ापा पास ही नहीं आएगा। खैर, छोटे बच्चों को चावल की जगह दाल का पानी, सब्जियों का पानी, सब्जी उबाल कर भी पानी दिया जा सकता है, फलों का रस, पहले जैसे कहा कि पहले आधा पानी आधा रस, उसके बाद में पानी कम करे, रस को बढ़ाते जाए, फिर ओरिजिनल रस को आप दे सकते हैं। थोड़ा बच्चा 1 साल का हो जाता है तो केले, थोड़े से केले बारीक करके भी आप उसको थोड़ा थोड़ा केले भी खिला सकते हो। अभी कुछ लोगों का एक भ्रम है। भ्रम क्या है कि फल खाने से सर्दी खांसी होती है। कोई लोग नींबू को देखते भी नहीं, नींबू से दूर रहते, कोई टमाटर से दूर रहता। मेरे को आश्चर्य होता है कि कुदरत ने ये डर के कारण फल क्यों बनाए। इंसान डरता है, कुदरत ने तो बड़े सही ढंग से फलों को भेजा है धरती पे। नींबू से सर्दी नहीं होती, नींबू से खांसी नहीं होती है। नींबू एक बेस्ट स्टिमुलेंट है। 1 कप चाय से तरोताजा हुआ ऐसा लगता है, वैसे 1 गिलास नींबू शरबत लेने के बाद में इंसान तरोताजा हो जाता है। इसमें साइट्रिक एसिड है, अंदर से सिस्टम को सफाई करने के उसके अंदर गुण है। नींबू बड़ा पाचक है, उसमें डरने की कोई बात नहीं है। नींबू, भले ही कोई लोग जो डरते हैं उनके लिए मेरी यही सलाह रहेगी कि शुरू में नींबू के 8 भाग करिए, 1 गिलास पानी में थोड़ी शक्कर, और 8 भाग का 1 भाग उसमें डालिएगा और शरबत ले लीजिए। मैं तो 12 महीने लेता हूँ, ठंडी रहे बरसात रहे कुछ भी रहे, कुछ नहीं होता। अगर होगा तो क्या होगा, अंदर से कोई खजाना थोड़ी निकलेगा, गंदगी निकलेगी, निकल जाने दो। और जब गंदगी निकलेगी
तो बुढ़ापे में गंदगी बचेगी नहीं, बचेगा क्या? तारुण्य बचेगा, जवानी बचेगी। इतना हमेशा याद रखिएगा। उसके बाद में मैं थोड़ा आगे बढ़ूंगा, कुछ घरेलू इलाज वो भी मैं बताना चाहूंगा, और साथ ही साथ 12 में हम लोग क्या करें इसका भी मैं जिक्र करूं। सबसे पहले मैं घरेलू इलाज को आपके सामने रखना चाहूंगा। अभी कुछ लोगों को सर्दी खांसी, नाक बंद होना, सांस फूलना, इसकी शिकायत है। मेरे यहाँ इस सिलसिले में काफी लोग सलाह लेते हैं। मैं सबसे पहले स्टीम की सलाह दे। स्टीम, एक बर्तन में पानी लीजिए, उबालिए उसको, उसको नीचे रखिएगा। उसमें अदरक जो होता है, मराठी में आलं बोलते हैं हम लोग, उसका पीस बनाइए, उस उबलते पानी में डाल दीजिए, बर्तन को नीचे रखिए, ऊपर से कोई टॉवेल या शाल वगैरह लेके, आंखें बंद, मुंह और नाक खुला, और वो भाप लीजिएगा। अदरक की खासियत है, अदरक में गर्मी है, वो गर्मी के कारण कफ पतला होता है। एक तो नाक से बहेगा, मुंह से निकलेगा, या नीचे से निकलेगा तो आंव के स्वरूप में, या चिकट जो लैट्रिन होती है उसको भी वो कफ का ही परिणाम है, ये मानने में दिक्कत नहीं है। तो कहने का मतलब कफ पतला होने के कारण निकलने में आसानी होगी। तो मानसून में या ठंडी के मौसम में जिन लोगों को सांस फूलती है, नाक बंद हो जाता है, लंग्स फूल जाते हैं, सांस लेने में तकलीफ होती है, इन्होंने अदरक की स्टीम लेना चाहिए। एक 3 दिन सप्ताह में लिए तो भी काफी है, कोई ज्यादा लेने की जरूरत नहीं। कोरोना के समय मैंने जिन जिन लोगों को सलाह दी थी, कुछ लोगों ने इतनी स्टीम ज्यादा ली कि मुंह में छाले आ गए। हमको अतिरिक्त कोई नहीं करना है। उसके बाद में कभी कभी, जैसे 3 दिन आपने अदरक इस्तेमाल किया, बच्चे भी 3 दिन आप हल्दी डाल के स्टीम ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद में गरारे, जिन लोगों को भी सर्दी खांसी की शिकायत है, इन लोगों ने रात को सोने के पहले गुनगुने पानी में सेंधा नमक और थोड़ी हल्दी डाल के गरारे। कुछ लोगों को सुबह उठने के बाद में भी शिकायत बनी रहती है, तो ऐसे लोग सुबह भी कर सकते हैं। रात में अगर हमने गरारे किए तो रात भर नींद अच्छी आएगी, कोई शिकायत नहीं होगी। नींद में कई लोगों को सांस फूलती है, नाक बंद हो जाता है। अब कई लोग ऐसे हैं कि खांसी इतनी आती कि जब तक वो उठ के बैठेंगे नहीं उनको राहत नहीं मिलेगी, सो जाएंगे तो खांसी बढ़ेगी। हमारे होम्योपैथिक फील्ड में उसके लक्षण के ऊपर दवा है, मगर बात बड़ी सिंपल है, कोई इसमें कोई दवा का के बारे में सोचने की भी जरूरत नहीं। जब हम उठ के बैठते हैं तो कफ नीचे जाता है, और कफ नीचे जाने के कारण तकलीफ कम हो जाती है। जब हम आड़े सो जाते हैं तो कफ ऊपर नाक के तरफ या मुंह के तरफ दौड़ता है, ये टेंडेंसी है बॉडी की। सो निश्चित है वो लंग्स में आएगा, सांस नली में आएगा, नाक में आएगा, और सांस रुक जाएगी, सांस फूलेगी, सांस लेने में तकलीफ होगी। सो आड़ेपन में तकलीफ होती है और खड़ेपन में तकलीफ दूर हो जाती है। तो बड़ी बात सिंपल है, कफ निकल जाए तो सोते समय भी कोई तकलीफ नहीं, कोई डरने की बात नहीं। उसके बाद में जल नेति, एक मार्केट में नेति का पॉट आता है, एक छोटा पॉट होता है जिसमें एक मान के चलिए कि एक 100 ml पानी रुकता मा सकता है, इतना छोटा पॉट, जैसे चाय की केटली होती है। उसमें थोड़ा गुनगुना पानी डालिएगा और थोड़ा सेंधा नमक डाल दीजिए, और जब आप नहाने बैठते हो तो एक छोटा स्टूल हो उस पर बैठे, और मुंडी को ऐसा तिरछा करे, एक नाक से पानी छोड़े, दूसरे नाक से अपने आप निकलेगा। अगर नाक बंद है तो निकलने में तकलीफ होगी, मगर वो गुनगुना पानी अपना रास्ता बराबर ढूंढ लेता है, वो कफ को दूर करेगा और दूसरे नाक से बहना शुरू कर। सो एक पॉट एक नाक से, दूसरा पॉट भर के दूसरे नाक से, पानी दूसरे नाक से निकलेगा, कफ भी निकलेगा, बाद में चीख के उसको कफ को निकाल दो, 1 दिन में नाक मोकला हो जाएगा, डरने की कोई बात नहीं। ठीक है। सो गरारे से सांस नली का लंग्स तक थोड़ा सेक मिलता है, जल नेति से नाक के ऊपर ऊपर का जो हिस्सा कफ से भरा हुआ है वह मोकला होता है। तीसरा,
अब कई बार क्या होता है, कफ नीचे चले जाते, डाइजेस्टिव सिस्टम में घुल जाते, सिस्टम के अंदर कई बार आंतों में उसके लेयर फॉर्मेशन हो जाते। तो ऐसे समय नहाने के पूर्व थोड़ा वमन करने की कोशिश, एक लोटा गुनगुने पानी में नमक डालें, थोड़ा नमक ज्यादा हो, उसको जल्दी से जल्दी पी ले और मुंह में उंगली डाल के वमन करें, तो उस पानी के साथ साथ कफ भी निकल जाता। तो कहने का मतलब, अपने छोटी आंत क्लीन कर ली, गला लंग्स ये हमने क्लीन कर लिया, नाक क्लीन कर लिया। तो इस प्रकार से आर्टिफिशियली ये चीजें आपको करनी होगी जब तकलीफ होती है। ये कोई हमेशा 12 महीने करना नहीं है। कुछ लोग मैंने ऐसे भी देखे हैं कि मुंह धोते समय रोजाना वमन करते हैं, एकदम गलत है। उल्टी प्रक्रिया हमेशा करना उचित नहीं। आसन करना है, शीर्षासन रोजाना करने की जरूरत नहीं है। भगवान ने ब्रेन को ऊपर रखा हुआ है, तो खून वहां बराबर दौड़ता है। ऐसा नहीं होता कि उल्टा करे तब खून होगा। अगर ऐसा उल्टा करने से खून अगर ब्रेन को मिलता है तो शायद हर जानवर उल्टा हो कुछ देर तो भी रुकने की कोशिश करता है। ऐसा नहीं होता है, ये कुदरत की व्यवस्था है। बॉडी में यूनिफॉर्मली ब्लड दौड़ता है, बॉडी में ब्लड अच्छा रहे, बस इसी कोशिश में हम लगे रहें। शरीर जिंदा शरीर है, जिंदा शरीर अपने आप सही ढंग से काम करे, उस पर अत्याचार ना करे। अत्याचार कौन कौन से होते, यही मैंने इसके पहले भी जिक्र किया। उस अत्याचारों से मुक्ति शरीर को दीजिए। शरीर बुढ़ापे तक, बुढ़ापा तो वर्ड भी इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है, बुढ़ापा आखिरी क्षण तक दूर ही रहेगा और तंदुरुस्ती बरकरार रहेगी। उसके बाद में अगर बड़ी आंत तक पहुंच जाता है तो जैसे मैंने कहा कि कन्वर्शन इनटू आंव, नीचे से निकलता तो आंव बनती है। अब आंव में भी मरोड़ आती है। तो ऐसे समय गुनगुने पानी में थोड़ा नमक डाल के अगर हम लोग एनिमा करते हैं तो आंव भी निकल जाएगी, मरोड़ होना भी बंद हो जाएगा। कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, छाछ का एनिमा दिलवाते हैं। छाछ छलने से छान लीजिएगा, उसमें जो भी कण हो गए वो निकल जाएंगे, छाछ पतला रहेगा। और 1 गिलास छाछ और 2 गिलास पानी डाल के एनिमा को चढ़ा लीजिए, सो इरिटेशन तुरंत दूर हो जाएगा। हमेशा याद रखें। कई लोगों को आंव की शिकायत होती है, मैं 2 इलाज बताता हूँ। तो छाछ का एनिमा, और दूसरा एक घरेलू इलाज बढ़िया है। घरेलू इलाज कौन सा है, मैंने इसके पहले शायद जिक्र किया था। आधा कप कच्चा दूध और आधे नींबू का रस मिला लीजिए और ले लीजिए 3 दिन केवल। तो पेट में जो मरोड़ आती है, अभी क्योंकि मानसून में मरोड़ आके आम होना ये शिकायत शुरू हो गई, और इसलिए दोनों चीजों का मैंने जिक्र कर दिया। बच्चों में भी थोड़ा पेट साफ होना बहुत लाजमी है, बहुत आवश्यक है। कई बार यह होता है कि बच्चे लोग जो है, सुबह का स्कूल होता है, एहसास होता है, मम्मी पीछे भी पड़ती हैं, मगर बच्चा टालने की कोशिश करता है। कई बार बच्चा बोल देता है मम्मी गई। मम्मी गई का मतलब जो एहसास हो रहा था वो खत्म हो गया, और ये टालते हैं बच्चे, ये होना नहीं चाहिए। खैर, उनका समय बदल जाए, हो सकता है कि सुबह की जगह वो शाम को जाए, मगर शाम को जाना जरूरी है। छोटा बच्चा है, अगर 6 महीने का 1 साल का बच्चा है, पेट साफ नहीं होता है, तो कई बार हमारे यहाँ ऐसे पुराना एक सिस्टम थी कि खाने का जो पान होता है उसको तेल लगा के और थोड़ा गर्म करके पेट पे रखा जाता था, तो पेट दर्द भी कम होता। मैं कई बार ठंडे पानी की पट्टी भी रखवाने की कोशिश करता हूँ, ताकि सिस्टम कॉन्ट्रैक्ट हो और पेट साफ हो जाए। होता है ये, जैसे पानी पेशाब में जलन और पेट साफ नहीं हो रहा है, ठंडे पानी की पट्टी पेट पे रखिए, सिस्टम कॉन्ट्रैक्ट होती है और पेट साफ होता है। उसके बावजूद भी, क्योंकि ये कफ निकलता है, मैंने जैसे 4 आउटलेट्स आपको बताए, पेशाब का मार्ग, टट्टी का मार्ग, चमड़ी का मार्ग और कफ फेंकने का मार्ग, ये 4 मार्ग से टॉक्सिन बाहर निकलता। तो ये आज हम केवल कफ फेंकने के मार्ग के ऊपर बात कर रहे हैं, हमने इसके बाकी के मार्ग के ऊपर पहले ऑलरेडी बात कर चुके हैं। मगर चारों मार्ग अवरुद्ध नहीं होने चाहिए। चारों मार्ग से
यूनिफॉर्मली टॉक्सिन बाहर निकल जाने चाहिए, यही हमारी पहल है। जीवन जीने की यही एक कला है। तो छोटे बच्चों को अगर पेट साफ नहीं होता है तो मार्केट में एक ग्लिसरीन सपोजिटरी आती है, एक ग्लिसरीन ट्यूब होती है, शंकु जैसा होता है उसी आकार की। छोटे बच्चों की अलग होती है, बड़ों की अलग होती है। बड़ों के लिए जरूरत नहीं पड़ती, जहां तक एनिमा ले लिया तो काम बन जाता है। हालांकि छोटे बच्चों को भी एनिमा दिया जा सकता है, मगर हो सकता है आप हिम्मत ना करें तो ग्लिसरीन सपोजिटरी ले आइए, उसको ठूस दीजिएगा तो पेट साफ हो जाएगा। पेट साफ होना जरूरी है। अंदर से गंदगी निकलना, ये हमेशा याद रखिए। हम क्या खाते हैं, वो कितनी बार खाते हैं, कितना खाते हैं, इससे हम खाया हुआ कितनी बार निकालते हैं, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट। भाई चूल्हा चलता है तो जो राख होती है, ऐश होती है, वो ऐश निकल जाए तो ऊपर का अग्नि प्रज्वलित होगा। वरना ऐश भी पड़ी है और अंगार में हम जलाने की कोशिश करें तो आपकी रोटी कैसे सीखेगी? संभव नहीं है। तो इसलिए गंदगी निकालने के ऊपर ज्यादा फोकस करें। वॉलेंटरली केवल दिन भर गंदगी निकालते रहो, ये नहीं मेरा कहना, मगर शरीर से काम करा लो। आर्टिफिशियली कम, एनिमा का भी मैंने सप्ताह में 2 दिन बोला। अगर आप एक बार भी ले तो कोई दिक्कत नहीं है। नेचुरल अवस्था में हमको एहसास होना चाहिए, पेट साफ होना चाहिए। नेचुरल अवस्था में हमें भूख लगनी चाहिए। नेचुरल अवस्था में हमें नींद लगनी चाहिए। नेचुरल अवस्था में हमें प्यास लगनी चाहिए। अगर ये चीजें अगर होती है तो हमारे ऑर्गन जिंदा है, और ऑर्गन के साथ हम भी जिंदा है। वरना एक एक ऑर्गन अगर टॉक्सिन के जमावड़े के कारण अगर डैमेज होता रहे, तो ऐसे कई लोग हैं कि उनको सुगंध नहीं आता, मुंह को स्वाद नहीं आता, भूख नहीं लगती, उठने के बाद पेट साफ नहीं होता, और फिर क्या कोई विक्स लगा रहा है, कोई बॉम्ब लगा रहा है, कोई कुछ कोई कुछ। एकदम गलत। टॉक्सिन का जमावड़ा ना हो, शरीर अपने तरफ से टॉक्सिन को फेंके, यह व्यवस्था कर। हमको केवल एक सपोर्ट करना है। मैंने ग्लिसरीन सपोजिटरी क्यों बोला? कि वहां पे एनएस की एक्टिविटी स्लो डाउन हुई है, एनएस बाहर फेंकने में नाकामयाब है। तो ग्लिसरीन ट्यूब डालने से एक चेतना उसमें पैदा होगी, एक चिकनाहट आएगी और स्टूल फटाक से बाहर आ जाए। पहले जमाने में साबन का एनिमा लगाने की पद्धति थी। एक खाने का जो पान होता है, उसकी जो डंठल होती है, उसको थोड़ा साबन लगाया जाता और बच्चों को लगा दिया जाता, तो वहां पे इरिटेशन होता है, स्टूल बाहर आता। अब उसकी आवश्यकता नहीं, क्योंकि बाकी चीजें बहुत सी अवेलेबल है। एक बड़ी महत्वपूर्ण पॉइंट मैंने नोट करके रखा है, वो आपके सामने रखूंगा, और उसके बाद फिर बाराक्षार के बारे में मैं जिक्र करूँ। कई लोगों को अस्थमा का अटैक आता है, सांस फूलती। ऐसे समय मैंने प्रयोग किया हूं कि खूब सर्दी हुई या अस्थमा का अटैक आया, ऐसे लोगों ने एक आधा बकेट गुनगुना पानी ले, दोनों पैर उसमें डुबो के कुर्सी पे बैठ जाए एक 15 मिनट के लिए, तो जो अटैक आया हुआ है एकदम सेटल डाउन हो जाएगा। ये हमेशा याद। मैंने ऐसे प्रयोग किए। हमारे एक मित्र हैं, उनका कुछ लेक्चर था और जम के सर्दी हुई। मुझे फोन आया, गाड़गे साहब मैं क्या करूं, कल तो मेरा लेक्चर है और सर्दी इतनी है कि मैं तो मुंडी सीधा भी नहीं कर सकता हूं। अगर मुंडी झुक जाए तो रुमाल हाथ में रखना ही पड़ता है, क्या करूं? तो मैंने इस चीज का जिक्र किया, उनको बोला कि आप जहां रुके हो गुनगुना पानी बुला लो, उसमें पैर डूब के बैठ जाओ। दूसरे दिन उनका बढ़िया लेक्चर हुआ और धन्यवाद के लिए फिर दोबारा फोन आया। खैर कोई बात नहीं। तो ये चीजें हमें याद रखनी है। और अभी हम थोड़ा सा बाराक्षार के संबंध में जानकारी लेना चाहेंगे। मैंने एक क्षार में नेट्रम सल्फ नाम के क्षार का जिक्र किया। नेट्रम सल्फ में खासियत है कि वो बॉडी में वाटर लेवल को मेंटेन करता है, उसका परसेंटेज जो है पानी का वो मेंटेन करता है। जहां पानी का परसेंटेज बढ़ जाए तो सर्दी खांसी लूज मोशन वगैरह वगैरह संभावना रहती है। तो नेट्रम सल्फ ये वाटर बैलेंस करता है। इसलिए जिनको भी सर्दी खांसी की शिकायत होती है, उन्होंने सर्वप्रथम नेट्रम सल्फ 6x, उसके बाद में बहने को रोकने के लिए काली मूर,
वो इन्फेक्शन भी कंट्रोल करता है। और साथ ही साथ कलकेरिया फॉस, ये 3 सॉल्ट याद रखिए। इन दिनों में नेट्रम सल्फ, कालीमूर और कलकेरिया फॉस, ये सॉल्ट अगर हम लेते तो छोटी मोटी सर्दी खांसी अपने आप कम हो जाए। उसके बाद आगे सर्दी खांसी के साथ अगर बुखार है तो उसके अंदर एक सॉल्ट हमको और ऐड करना, जिसका नाम है फेरम फॉस। सो सर्वप्रथम नेट्रम सल्फ, उसके बाद फेरम फॉस, उसके बाद कालीमूर, उसके बाद कलकेरिया। सो एनएस एपीकेएमसीपी मैं शॉर्ट में बोलता हूँ, एनएस एपीकेएमसी अगर सर्दी खांसी बुखार के साथ हो तो। उसके बाद में कई बार ऐसा होता है कि प्रमाण थोड़ा ज्यादा होता है, के अंदर एक सॉल्ट और हम ऐड कर सकते हैं, मैग्नीशिया फॉस्फोरिका, मैगफॉस, एमपी। एमपी में भी पेट साफ होने के भी गुण है और खांसी कंट्रोल करने के भी गुण है। सो एएमसीपी और एमपी, मैगफॉस। एमपी का मतलब मध्य प्रदेश नहीं, मैगफॉस, मैग्नीशिया फॉस्फोरिका, ये इसमें डाल दिया तो सर्दी खांसी भी कम होगी, पेट साफ होने में भी मदद होगी। ये चीजें याद रखिए। और कभी कभी इसमें क्रॉनिक जब स्टेज होती है, जब क्रॉनिक स्टेज होती है तो क्या होता है कि सर्दी बहते बहते रुक जाती है, गाढ़ी बन जाती है, सफेद सर्दी के में पीलापन आ जाता है और कफ इतना कभी गले में अटक जाता है, निकलता नहीं है, खांसना पड़ता है। तो ऐसी अगर अवस्था आती है तो हमको थोड़ा सा ग्रुप को चेंज करना। ग्रुप को क्या चेंज करना है, इसमें गाढ़ापन आएगा तब तक तो आपने कोई ना कोई एंटीबायोटिक्स या कुछ ना कुछ लिया होगा, बुखार छूट गया, मगर कफ में गाढ़ापन आएगा। तो ऐसे समय एपी, केएम और केएस, काली सल्फ, फेरम फॉस, पहले नेट्रम सल्फ लिया तो भी ठीक है और नहीं लिया तो भी फेरम फॉस, काली मूर और काली सल्फ। काली सल्फ में जो गाढ़ापन रहता है उसको कम करने के गुण हैं। तो ऐसे मैंने आपको ग्रुप का जिक्र किया है। शुरू में मैंने स्टीम लेने की भी बात की, गार्गलिंग की भी बात की। ये बातें घरेलू इलाज, और सॉल्ट तो कोई दिक्कत ही नहीं है। सॉल्ट ये शरीर की आवश्यक घटक है, खाने में से प्रॉपर खींचे नहीं जाते हैं क्योंकि कोलन के अंदर गंदगी होती है, एब्सॉर्प्शन प्रॉपर नहीं हो पाता, और इसीलिए हमको ऊपर से सॉल्ट को लेना पड़ता है। इसी प्रकार से अगर हम सर्दी काशी तक ही अपने जीवन में मेंटेन करें, रोजमर्रा की जिंदगी में केवल सर्दी खांसी तक ही टॉक्सिन का बहना सीमित रखें, तो मेरा यह मानना है कि सर्दी के बाद ब्रोंकाइटिस, ब्रोंकाइटिस के साथ साथ निमोनिया, उसके बाद में ब्रोंको निमोनिया, और बुढ़ापे में अस्थमा नहीं होगा। इन चीजों से आप बचोगे। केवल एक ही मुद्दा याद रखिएगा, एक कफ प्रवृत्ति के दरमियान फैट और स्टार्च को रोकिए, चावल, और साथ ही साथ अगर हम थोड़ा सा गेहूं की रोटी भी अगर 3-4 दिन रोक ले तो भी फायदेमंद, क्योंकि गेहूं में भी स्टार्च है। उसके जगह ज्वार की रोटी, बाजरे की रोटी आप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। खासियत है कि गेहूं में ग्लू, यानी एक चिकनाहट पैदा करने वाला एक पेस्ट उससे बनती है, गेहूं से, गेहूं के आटे से। उससे सिस्टम के अंदर रेडनेस आता है। जहां भी रेडनेस है, जहां भी स्वेलिंग है, वहां पे अगर हम केवल अनाज को रोक के फलों पे आ जाए, सब्जी पे आ जाए, तो रेडनेस भी निकल जाएगा, सूजन भी निकल जाएगी, अंगार, दर्द ये भी खत्म। सो कई लोगों को मेरी सलाह रहती है, इसलिए मैंने इसके पहले भी जिक्र किया हूं कि जब भी बुखार आता है खाने को बंद कर दीजिए, फल, सलाद, इसको लीजिएगा। तो इसका मैंने आपके सामने जिक्र किया था। अभी हम लोग इस विषय को मैं अभी रोकना चाहूंगा क्योंकि मैंने काफी विस्तार से इन चीजों को आपके सामने रखा हूं।
अभी कुछ हम प्रार्थना करके अपने विषय को यहीं रोकेंगे। सर्व समाज में इस चीज का प्रचार और प्रसार होना आवश्यक है। सभी लोग सुखी संपन्न होने आवश्यक हैं। पड़ोसी अगर सुखी है तो मैं भी सुखी अपने आप होऊंगा। पड़ोस के घर में अगर स्वास्थ्य है तो मेरे घर में भी स्वास्थ्य बना रहेगा। पड़ोस के घर में अगर अंगार लगे तो कम से कम गर्मी तो मेरे घर तक पहुंची जाएगी। इसलिए पड़ोस वाले को पहले सुरक्षित करो, आप अपने आप ही सुरक्षित हो जाओगे। इतना कहते हुए हम प्रार्थना करते हैं, ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित दुख भाग भवेत्। इसका मतलब होता है सभी सुखी हो, सभी रोग मुक्त हो, सभी को शुभ दर्शन हो, किसी को कष्ट ना हो। ओम शांति शांति शांति। रामकृष्ण दादा।